बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। मलिक बोस्तान साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। और एहसान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी वेलकम करूँगी। एहसान मलिक साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। डिफरेंट जब हम एनालिसिस देखते हैं और कुछ तज्ज़ियाकारों से भी हमें जो है इत्तफाक हुआ गुफ्तगू करने का, बहुत सारों का ये कहना था कि IMF से मुआहिदा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बेहतरी किसके लिए? आवाम के लिए, या फिर आवाम मज़ीद जो है वो बोझ महंगाई के तले दबने वाली है और फिर आवाम की कश्ती, जो मईशत की कश्ती जिसे हम कहते हैं, वो मज़ीद डूबने का खदशा है अगर IMF हमारे साथ मुआहिदा नहीं करता? या फिर आपके जो है वो नज़रिए के मुताबिक भी यही है कि अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं तय पाता तो हम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हम कब तक ये कंट्रोल लेके फिरते रहेंगे? ये इसाकार साहब ने थोड़ा सा इसको मिसहैंडल किया। अगर वो आते साथ ही इस चीज को लेकर चलते IMF को, तो शायद आज ये वो हालात ना होते। वो साथ कहते थे हमें IMF चाहिए, साथ वो कहते थे हमारे पास बैकअप प्लान भी मौजूद है। लेकिन मैं अभी प्रोत्साहन से एग्री करूंगा कि जो अभी इसका एग्रीमेंट है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, वो होपफुल इंशाल्लाह 29 को हो जाएगा। हमारी जरूरत वो इस वजह से है कि हमारी एक्सपोर्ट 90% यूरोप के साथ है, तो हमें उसकी जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और अभी PM साहब की पेरिस में मुलाकात भी हुई है MD से, तो मुझे वो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म मैयर है, हमें लॉन्ग टर्म मैयर चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बात ये है कि वहां पे जो बाबू क्रेसी बैठी हुई है और जो बाबू कल्चर वहां पे अडॉप्ट है कि बस आपने एक फाइलर के ऊपर जो पहले से टैक्स पे कर रहा है उसी को निचोड़ते जाना है, निचोड़ते जाना है। मतलब ये इनको अक्ल पता नहीं कब आएगी, कब ये टैक्स रिफॉर्म लेकर आएंगे। इस चीजों को आप मतलब अभी आपने पता नहीं देखा है, या बोस्तान साहब ने डेफिनेटली देखा होगा, आप जो फाइनेंस बिल आया है उसमें आपने मतलब नॉन फाइलर के लिए बिल्कुल जमीन तंग करने वाली बात की है। हम उनके सपोर्टर नहीं है, ना उनका स्पोक्समैन हूं, बट एक चीज हुकूमत को सोचनी चाहिए कि ये नॉन फाइलर को मुशर्रफ साहब डंडे के जोर पे फाइलर नहीं बना सके, तो आप कैसे बना लेंगे इनको? सही। और आप इनके ऊपर जिस तरीके से चलना चाह रहे हैं, आपको ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए। एहसान मलिक साहब, बहस तो ये भी होती है कि नॉन फाइलर और फाइलर का कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ है वो भी गलत है। या तो टैक्स अदा करने वाला होता है या टैक्स चोरी करने वाला होता है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं ये समझता हूं कि ये जानबूझ के FBR वाले नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा, उसमें बेस बनानी पड़ेगी। ये पुराने लोगों को ही सिर्फ टैक्स नेट के अंदर ला ला के उन्हीं को नोटिस भेज के अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं जी। अभी जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अभी ये जो रियल एस्टेट के ऊपर इन्होंने क़यामत ढाई है, इनको पता नहीं अक्ल नहीं है या क्या, मतलब इनके एडवाइजर कौन लोग थे। मतलब आपने बेसिकली लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है कि वो दोबारा अपना कैपिटल पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं, या कमोडिटीज में डाल लें, या गोल्ड में डाल लें, या डॉलर में डाल लें। सही। कि मतलब आप ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे कि लोग मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको भी डाइवर्ट कर रहे हैं आप। मतलब कारोबार चीजें बंद करने, जो चीज बंद करने वाली है, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जो नॉन रजिस्टर्ड है, जहां पे जमीन पूरी नहीं है और वो लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, आप उनको टैक्स नेट में लेके आए। आपने तो उनका भी जो CDA है, जहां पे 5 मरले का भले प्लॉट आज से 10 साल बाद 20 साल बाद उन्होंने कब्जा देना है, उसके प्लॉट की ट्रांसफर के ऊपर भी आपका एडवांस टैक्स और गेन टैक्स कटता है। आप वो काम ही खत्म कर दिया आपने। आप अगर उसको फाइनेंस बिल को पढ़ें तो उसके बाद मतलब इनकी अकल पे, FBR वालों की अकल पे मातम करने को दिल करता है।
ठीक हो गया सर। आप मलिक बोस्तान साहब, ये जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की, तो क्या आपको ये लगता है, जो हमारा आज का बुनियादी सवाल भी है, कि क्या मौशी तरक्की में रुकावट हुकूमत की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बन रही हैं? शॉर्ट टर्म पॉलिसी की मिसाल ऐसी होती है कि किसी को आप सफ़र पे भेजें और उसको पूरे रास्ते में बड़ी उसको एंजॉयमेंट कराते रहें, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पेश करें और बाद में बोले जब ये सफ़र ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। हमारी माशी पॉलिसी भी इसी शॉर्ट टर्म होती है, उसके एंड जो होता है वो ख़तरे से खाली नहीं होता, इसी वजह हम तरक्की नहीं कर रहे। और लॉन्ग टर्म का यही फ़ायदा होता है कि जो हुकूमत आए जाए, आपने 10 साल के लिए पॉलिसी बना दी है, इन्वेस्टर को मुतमिन होता है कि उसका पैसा महफूज है। और ये पॉलिसी में आज मैंने इतना सरमाया लगाया है, आपके सामने कई दफ़ा यू टर्न हुकूमत लेती रही है और उसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। एक ज़माने में $6 अरब की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, अब ना होने के बाद खुद हमारे पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर ले गए। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी चार्टर इकानमी हमें पाकिस्तान को बचा सकता है। और IMF का जो माहदा है, उम्मीद है, आज पूरी उम्मीद है कि हुकूमत ने जो है जो ही इकनॉमिक मेमोरेंडम का जो पॉलिसी मंजूर हो जाती है, स्टाफ ले लो का मैदा हो जाता है और हुकूमत ने तमाम चीज़ें मान ली हैं, तो ये $1 अरब ठीक है, लेकिन उसके साथ $23 अरब और हमें मिल जाएंगे तो पाकिस्तान अपने पाँव में खड़ा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा हुकूमत बिल्कुल जितना उसने जोर लगाना था लगा लिया, जितने सिफारिशें करानी थी करा ली। अब आपकी उम्मीद IMF की है, अगर IMF नहीं है तो फिर जैसे मैंने पहले कहा है, दोस्त मुबारक है, हमारे अपने लोग हैं, तो पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप देखें पाकिस्तान की इकानमी टेक ऑफ कर चुकी है और पाकिस्तानी रुपया देखो 315 से कम हो गए, आज अल्लाह का शुक्र है 286-88 के करीब है। इंटर बैंक भी यही है। वर्कर रेमिटेंस भी हमारी बढ़ चुकी है और हुकूमत ने जब से 6000 कंटेनर जो उन पे पाबंदी हटा दी है कि वो इंटर बैंक से फंस सकते हैं, तो ब्लैक मार्केट भी खत्म हो गई है, हवाला मार्केट भी खत्म हो गई है, तो आपका अकाउंट सरप्लस हो चुका है। 28 में पहली दफ़ा 628 बिलियन सरप्लस हुआ है। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी, कोई नेगेटिव नहीं है। और बस ये रहे कि इम्प्लीमेंट हो जाता है। और ये जो मायदे तो बहुत हुए, कई हुकूमतों ने मायदे किए, लेकिन उसके जो ही हुकूमत ख़त्म हुई साथ मायदे भी ख़त्म हो गए और वो पॉलिसियाँ भी ख़त्म हो गई। तो यही होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है। एहसान मलिक साहब, अब जब हम बात करते हैं कि मौशी तरक्की में किसने अपना किरदार अदा करना है, तो ये हमें बताएगा, क्या समझते हैं आप, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है हमारी मौशी तरक्की में? हुमा, मेरे ख्याल में ना, मैं पहले थोड़ा सा एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वो बोस्तान साहब मुझे पता नहीं एग्री करते हैं या नहीं। मैंने ये बजट के प्रोग्राम के दरमियान भी कहा था जी कि इस वक्त पाकिस्तान में 12 से 15 बिलियन डॉलर इंडिविजुअल होल्डिंग में लोगों के पास पड़े हुए। सही, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कोई अनाउंस करे कि वो डॉलर जितना भी लोगों की तिजोरियों में, लॉकरों में और घरों में पड़ा हुआ है, वो अगर मार्केट में आ जाए तो हमारे हालात चेंज हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम हमारा ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये चाहती नहीं है। वो चाहती सिर्फ ये है कि पैनिक रहे, लोग परेशान रहे। क्योंकि आप जो इसकी एक शायद बहुत बड़ी वजह ये भी है जो मैं समझता हूँ कि हमारे इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में और SPR में कोई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग नहीं मौजूद कि वो कारोबार को, बिजनेस को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को एवेल्युएट करें कि भाई इसके अंदर क्या मार्जिन हैं और हम इनको किस हद तक टैक्स करेंगे तो वो मुल्क में भी कंट्रीब्यूट करेगा और वो खुद भी सर्वाइव कर सकेगा। दूसरी बात जो आप बार बार जिक्र कर रही हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, मैं ये समझता हूँ ये आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा मुस्बत इक़दाम है, बहुत पॉजिटिव चीज है। अल्लाह करे ये मीटिंगों तक ना रहे, लेकिन इसका जो पहला इम्पैक्ट है कि जो हमने अपनी कराची पोर्ट ट्रस्ट है वो हमने UAE को दे रहे हैं। और उसके बाद मैं बाकी चैनल पे ये बात कर चुका हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला हमारी अपनी लाइबिलिटीज हैं। जब तक हम PIA, वापदा, पाकिस्तान स्टील इनसे अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे तब तक हम सीधे सराते मुस्तकीम पे नहीं चल सकते। ठीक हो गया सर। एहसान मलिक साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो हमें अपनी यूथ के अंदर ये नौकरियों वाला जज्बा ख़त्म करके कारोबार की जानिब आने का जो है ये एक हमने उनको इनकरेज करना है कि वो कारोबार की जानिब जाएं। आप समझते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है?
हुमा कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त है, बट जो आपका पोस्चर है या जो आपकी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो प्रेजेंट कर रही है वो तो तौबा कराने के चक्करों में है। वो तो लोगों को तो ये इबरत का निशान बना रही है कि जो बिजनेस कर रहे हैं। जब तक हमने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में कहा, जब तक हम अपना हाउसिंग ऑर्डर नहीं करेंगे, चीजों को रीएड्रेस नहीं करेंगे, पॉलिसी को रीविजिट नहीं करेंगे, तब तक चेंजेस नहीं आ सकते। और लेकिन मैं होपफुल बहुत इस वजह से हूं कि जहां पे गलतियां हुई हैं सागदार साहब से या इस गवर्नमेंट से, वहां पे 2-3 इकदाम ऐसे पॉजिटिव हैं, जैसे बार्टर ट्रेड है जो कि चाइना, अफगानिस्तान, रशिया और टर्की इनके दरमियान, ईरान सॉरी, कि आपकी बॉर्डर पे मार्केट बनेंगी, आप अपनी इंपोर्ट का बिल कम कर सकते हैं। हमारी साल की 10 बिलियन की इंपोर्ट है और उसमें दालें, ईडेबल ऑयल, चाय की पत्ती और ऐसी ऐसी चीजें हैं, मुर्गी की फीड, मतलब ये वो चीजें हैं जिनको हम जो एक लास्ट हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी कि हमें अपनी इंपोर्ट को रैशनलाइज करना है, हमें सीखना है। उसके लिए गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना है, न कि इरिटेट करना है। हमें तो जो अभी बजट और फाइनेंस एक्ट देखने के बाद समझ आ रही है, ये तो शायद पता नहीं सोच रहे हैं कि लोग यहाँ से चले ही जाएं पाकिस्तान से, पता नहीं। मतलब ये बजट मैं ऑनेस्टली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था तारिक बाजवा साहब की मौजूदगी में वो ऐसा ये फाइनेंस एक्ट बनेगा। हमें पता है IMF का प्रेशर है, सारी चीजें हैं, बट मैंने कहा कि आपने रियल एस्टेट को टैक्स करना था, तो ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज है आप इनको टैक्स करें। ठीक हो गया है एहसान साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से हमें आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह के बाद।